हॉरर कहानियां टीवी। डरावना गांव। आज सुबह से ही आनंद शर्मा के परिवार में काफी हलचल मची हुई है। आनंद शर्मा आज पहली बार अपनी पत्नी कविता और बेटी सिया के साथ अपने पैतृक गांव जा रहे हैं। आनंद शुरू से ही दिल्ली शहर में रहता है, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि गांव में उसके पैतृक घर पर किसी ने कब्जा करने की कोशिश की है, तो मामले की तहकीकात करने के लिए दिल्ली से लगभग 70 किलोमीटर दूर वो अपने गांव पहुंच गया। देखा कविता, गांव में कुछ भी नहीं बदला, बल्कि देखकर ऐसा लग रहा है कि गांव पहले से भी ज्यादा खाली हो गया है। आप सही कह रहे हैं आनंद। धीरे धीरे गांव के लोग शहरों में रहने के लिए चले जाते हैं और गांव उजड़ने लगते हैं। पापा, वैसे इस गांव को देखकर ऐसा लगता नहीं कि यहाँ पर कोई रहता है। घरों की हालत तो देखिए, सारे टूटे फूटे झोपड़ी जैसे नजर आ रहे हैं। हमारा घर तो वैसे ही गांव के बिल्कुल बाहरी छोर पर है। जब बीच गांव की ये हालत है तो वहां तो पता नहीं क्या होगा। आनंद अपने परिवार के साथ जैसे ही अपने घर पहुंचा, उसने देखा कि घर के चारों तरफ घना सन्नाटा था। दोपहर होने की वजह से चारों तरफ धूल का गुब्बार उड़ रहा था और बड़े बड़े नीम और पीपल के पेड़ों से अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी, लेकिन इंसान नाम की कोई चीज दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही थी। पापा, मुझे बड़ी जोरों से प्यास लगी है, लेकिन यहाँ तो कोई नजर ही नहीं आ रहा और हमारे पास भी पानी खत्म हो गया है। कविता और सिया, तुम दोनों यहाँ घर के बाहर बैठकर इंतजार करो। मैं आसपास कहीं किसी के घर से पानी लेकर आता हूँ, ठीक है? आनंद सिया और कविता को वहीं छोड़कर पानी के लिए चला जाता है। सिया और कविता उस पुराने घर के बाहर बैठे ही थे, तभी अचानक से घर के बाहर लगा हुआ मोटा सा ताला अपने आप टूटकर जमीन पर गिर गया। मम्मा, ये अचानक से ताला कैसे टूटकर गिर गया? चाबी तो पापा के पास थी और वो इसे खोलने वाले थे ना। लगता है हम इस घर के मालिक हैं और हमें देखकर ताला अपने आप खुल गया। चलो, भगवान भी इशारा कर रहे हैं, हमें अंदर चलना चाहिए। माँ, मुझे डर लग रहा है। यहाँ का माहौल कितना अजीब और डरावना है ना। हमें अंदर नहीं जाना चाहिए। अरे बेटा, इसमें डरने की क्या बात है? ये तुम्हारे दादाजी का पुराना घर है। तुम्हारे पापा बताते हैं कि वो काफी पूजा पाठ किया करते थे, और जो लोग पूजा पाठ करते हैं ना, उनके घर में डरने वाली कोई बात नहीं होती। कविता हाथ पकड़कर सिया को घर के अंदर ले जाती है, और अब जैसे ही वो दोनों अंदर जाते हैं तो घर का दरवाजा अचानक झटके से अपने आप बंद हो जाता है। मम्मा, ये दरवाजा अपने आप कैसे बंद हो गया? अरे बेटा, बाहर कितनी जोरों की आंधी चल रही है, हवा से हो गया होगा। चलो अंदर चलकर देखते हैं। लेकिन सिया घबराकर दरवाजे की तरफ जाती है और उसे खोलने की कोशिश करने लगती है। दरवाजा कसकर बंद हो चुका था और सिया के बार बार कोशिश करने के बाद भी वो नहीं खुलता। इस बार कविता भी ये सब देखकर थोड़ा घबरा जाती है। इस दरवाजे को क्या हुआ है? मैं तुम्हारे पापा को कॉल करती हूँ, वो बाहर से इसे खोलने की कोशिश करेंगे। कविता और सिया दोनों मिलकर उस दरवाजे को खोलने की बहुत कोशिश करती हैं, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। यहाँ तो नेटवर्क भी नहीं है, तुम्हारे पापा का कॉल भी नहीं लग रहा, और वो इतनी देर से आए क्यों नहीं? मम्मा, शायद हमें थोड़ी देर इंतजार करना चाहिए। पापा यहाँ आएंगे तो जरूर बाहर से दरवाजा खटखटाएंगे। हम दोनों को बाहर ना देखकर वो हमें ढूंढने की कोशिश जरूर करेंगे। कविता और सिया जहाँ एक तरफ उस घर के अंदर बंद हो चुके थे, वहीं दूसरी तरफ आनंद पानी की तलाश में इधर उधर घूमता हुआ घर से काफी दूर पहुंच जाता है, जहां उसे एक रेत के टीले पर एक छोटी सी झोपड़ी नजर आती है। लगता है यहाँ कोई रहता होगा, मुझे यहाँ से पानी मिल जाएगा। अब आनंद जैसे ही उस झोपड़ी के अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि सामने चारपाई पर एक बूढ़ी औरत लेटी हुई है। अम्मा, बड़ी जोरों की प्यास लगी है, क्या थोड़ा पानी मिलेगा? इस गांव का पानी खत्म हो चुका है। इस गांव में ना अब कोई जिंदा बचा है और न ही यहाँ आने वाला कोई जिंदा बचेगा।
चले जाओ, तुम यहाँ से चले जाओ। लगता है अम्मा की दिमागी हालत ठीक नहीं, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। आनंद घबरा कर वहां से बाहर निकलता है और जैसे ही कुछ कदम आगे चलता है तो देखता है कि एक औरत अपने सिर पर पानी का घड़ा रखकर चली जा रही है। एक मिनट, जरा सुनिए, मुझे थोड़ा पानी चाहिए था, क्या आप मुझे दे देंगी? उस औरत के चेहरे पर लंबा सा घूंघट था और पैरों में खनकती हुई पायल। उसने बिना कुछ बोले अपने मटके से आनंद की बोतल में पानी भर दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे क्या आप बता सकती हैं मुझे इस गांव में कहीं कोई नजर क्यों नहीं आ रहा है? सारे आदमी खेतों पर काम करने गए हैं और औरतें अपने घरों में हैं। आपको कोई नजर नहीं आएगा। इतना कहकर वो औरत वहां से चली गई। अब आनंद जैसे ही वापस अपने घर पहुंचा तो सिया और कविता को वहां पर ना देखकर बुरी तरह से परेशान हो गया। पर तभी उसने घर के अंदर से दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनी और दरवाजे को जोर से धक्का दिया। आनंद के दरवाजे को धक्का देते ही दरवाजा एक झटके के साथ खुल गया। पापा हमें यहाँ से चलना चाहिए। मुझे बहुत डर लग रहा है। यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। ये जगह बहुत डरावनी है पापा। अरे तुम बेकार में ही परेशान हो रही हो बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो चलो ये पानी पी लो। हमें 2 दिन यहाँ रुकना ही पड़ेगा, उसके बाद ही हम यहाँ से जा सकते हैं। आनंद ने किसी तरह से कविता और सिया को समझा दिया और वो वहां रुक गए। अब रात को वो तीनों गहरी नींद में सो चुके थे कि लगभग आधी रात को किसी ने उनके दरवाजे पर 3 बार दस्तक दी। आनंद, कोई दरवाजा खटखटा रहा है। मैं जाकर देखता हूँ, लगता है कोई गांव वाला होगा। आनंद ने जब बाहर जाकर देखा तो उसे दरवाजे पर कोई नजर नहीं आया। बस कहीं दूर से पायलों के खनकने की आवाज सुनाई दे रही थी। घबराकर आनंद ने तुरंत दरवाजा बंद कर लिया। कुछ देर के बाद घर के दरवाजे पर दोबारा 3 बार खटखटाने की आवाज सुनाई दी। मैं जाकर देखती हूँ कौन है जो इतनी रात को दरवाजा खटखटा रहा है। अब कविता ने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने एक बेहद भयानक दिखने वाले साये को खड़ा देख उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। कविता ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली और जोर से चीखने लगी, जिसे सुन आनंद और सिया तुरंत दौड़कर बाहर आए। क्या हुआ मम्मा? आप इतने जोर से क्यों चिल्ला रहे हो मम्मा? कविता ने अपने हाथ से सामने की तरफ इशारा करते हुए कुछ दिखाने की कोशिश की, लेकिन आनंद और सिया को वहां पर कुछ भी नजर नहीं आया। क्या हुआ कविता? अरे तुम इतना डर क्यों गई? यहाँ पर कोई भी नहीं है, सामने तो अंधेरा है। और इतना कहकर आनंद सिया और कविता को लेकर घर के अंदर की तरफ चला गया। लेकिन वो ये नहीं देख पाए कि उनके घर के ठीक सामने वाले नीम के पेड़ पर एक औरत उल्टी लटकी हुई अपनी लाल लाल आंखों से बस उन तीनों को ही घूरे जा रही है। अगली सुबह आनंद सोकर उठा तो गांव की तरफ निकल गया, पर पिछले दिन की ही तरह आज भी उसे पूरे गांव में कोई नजर नहीं आया। कुछ दूर चलने के बाद गांव के ठीक बीचों बीच पीपल का पेड़ देखकर आनंद को याद आया कि ये वही पीपल का पेड़ था जिसके नीचे गांव के लोग बैठकर बातें करते थे। उससे कुछ ही दूरी पर एक चाय की थड़ी थी। वहां पर चाय वाला चाय बना रहा था। अरे भैया, मैं भी इसी गांव का रहने वाला हूँ, बहुत सालों के बाद यहाँ पर आया हूँ, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, यहाँ पर कोई नजर क्यों नहीं आ रहा? जहाँ से आए हो वापस लौट जाओ, वरना वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं। कौन? किसके बारे में बात कर रहे हो तुम? सुन लो, रात को 3 बार दरवाजे पर दस्तक होगी और उसके बाद तुम्हारे सर पर मौत नाचेगी। इससे पहले कि आनंद उस चाय वाले से कुछ और पूछने की कोशिश करता, वो चाय वाला तेज कदमों से चलकर वहां से भाग गया। अब आनंद को भी धीरे धीरे डर सा लगने लगा था। आनंद अब जैसे ही पलटकर अपने घर की तरफ जाने लगा, अचानक वही पानी वाली औरत उसकी आंखों के सामने आकर खड़ी हो गई। उस औरत के सर पर अब भी लंबा घूंघट लटका था। वो जो कह रहा है सही कह रहा है। अगली बार जब वो दस्तक दे तो दरवाजा मत खोलना, बस ये सिंदूर अपने दरवाजे के नीचे से बाहर फेंक देना, फिर वो कभी नहीं आएगी।
इतना कहकर उस औरत ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ एक लाल सिंदूर का पैकेट आनंद को दिया और वहां से चली गई। आनंद हैरानी से बस सब कुछ देखे जा रहा था, लेकिन उसने घर जाकर सिया और कविता को इसके बारे में कुछ नहीं बताया। अगली रात ठीक सब कुछ वैसा ही हुआ। आनंद के दरवाजे पर दस्तक हुई, लेकिन आनंद ने दरवाजा खोलने से पहले वो सिंदूर अपने दरवाजे के नीचे से बाहर फेंक दिया और तभी किसी के बुरी तरह से चीखने की आवाजें सुनाई देने लगी। पापा, पापा ये सब क्या हो रहा है? कौन चीख रहा है बुरी तरह से? कोई नहीं बेटा, कोई बुरा साया था, लेकिन अब जा चुका है। तुम आराम से सो जाओ बेटा। आनंद समझ चुका था कि उस गांव में ज्यादा दिन तक रहना उसके और उसके परिवार के लिए सही नहीं था, और अगली सुबह वो सिया और कविता को लेकर फिर से वापस दिल्ली की तरफ चल पड़ा। लेकिन जैसे ही उसकी गाड़ी गांव के बीचों बीच बने पीपल के पेड़ के पास से गुजरी तो अचानक से सिया को अपने शरीर में एक झटका महसूस हुआ। क्या हुआ बेटा, तुम ठीक तो हो ना? पता नहीं माँ, कुछ अजीब सा लगा। अचानक से सर में तेज दर्द शुरू हो गया है। कई बार कार में ट्रैवल करने की वजह से ऐसा हो जाता है। कोई बात नहीं बेटा। आनंद ने अपनी कार की स्पीड बढ़ा दी और तेज रफ्तार से वो गांव के बाहर की तरफ चल पड़ा। लेकिन वो इस बात से अनजान था कि जिस आत्मा के डर से वो गांव छोड़कर जा रहा था, वो आत्मा अब उसकी बेटी के शरीर में रहकर हमेशा के लिए उसके साथ रहने वाली है। ना मैं कभी खत्म हुई थी और ना मैं कभी खत्म होंगी। तुम्हारा पैतृक घर मेरा ठिकाना था, लेकिन आज से तुम्हारी बेटी का शरीर मेरा घर बन चुका है। तभी अचानक सिया की आंखें अजीब ढंग से चमकने लगी। उसने पलटकर उस पीपल के पेड़ को देखा और मुस्कुराते हुए चुपचाप बैठ गई।